कारण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इन डेवलपमेंटल टर्म्स अ टाइम फ्रेम वेयर एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन एम्पलीफाइड सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग पर्टिकुलर स्किल्स टू फंक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर इज रेफर्ड टू एज डैश ऑफ डेवलपमेंट। ये सवाल पता नहीं कितनी बार आया है, कितने तरह से पूछा जा चुका है, लेकिन ये सवाल इससे पहले इतना कॉम्प्लेक्स बना के नहीं आया, ये लेंदी बन गया। सेम सवाल है, पता नहीं कितनी बार आया। आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, ये हर साल आपको देखने को मिलेगा लगभग, है ना। ये दोनों के लिए भाई, ये 1 to 5 के लिए नहीं है, 1 to 5 के लिए भी है, ये 6 to 8 के लिए भी है। सिलेबस सेम है सीडीपी का, सेम लेवल, सब कुछ सेम है, अलग अलग नहीं पढ़ना होता। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लेवल 1 लेवल 2 के लिए सेम है सीटेट में सिलेबस। देखिएगा फटाफट से। तो अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है इस सवाल को समझना आपका, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से उस कार्य को कर सके। ये पीरियड क्या कहलाता है? तो ये एनकोडिंग पीरियड है, इंसेंटिव पीरियड है, स्टिमुलस पीरियड है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पीरियड, जो कि आप 43% लोग कह भी रहे हैं। आप इसको समझना भी जरूरी है कि क्यों कह रहे हैं इसको क्रिटिकल पीरियड। चुनौतीपूर्ण अवधि कह लीजिए आप इसको, या आप इसको सेंसिटिव पीरियड भी कह सकते हैं, है ना। सेंसिटिव पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होगा इस स्टेज में। रिसेप्टिव समझ रहे हैं, यानी रिसीव करने की क्षमता बहुत ज्यादा है इस स्टेज में। अगर आप कुछ भी सिखाएंगे तो बहुत तेजी से सीख जाएगा, समझ रहे हो। तो इन डेवलपमेंटल टर्म्स आर टाइम फ्रेम, एक विंडो है, ये एक टाइम फ्रेम है कि भाई जन्म से 6 वर्ष तक बच्चे में जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं, बहुत एक्टिव रहता है। भाषा कई सारी एक साथ सीख जाएगा अगर आप उसको माहौल अच्छा दे दोगे। 6 से 12 वर्ष तक या एडोलेसेंस तक आपने किसी भी प्लेयर को देखा है कि विराट कोहली ने 25 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, पहली बार गए प्रैक्टिस करने और बहुत अच्छे प्लेयर बन गए? पॉसिबिलिटी है। कोई भी प्लेयर आप किसी भी फील्ड में उठा लीजिए, स्पेशली इस तरह के जहां मोटर स्किल्स या रिफ्लेक्सेस का बहुत ज्यादा यूज है, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपका बैडमिंटन हो, चाहे वो और इस तरह के जितने भी गेम्स हैं, शूटिंग वगैरह को छोड़ के, शूटिंग लोग बाद में भी शुरू करते हैं कई बार, तो जहां रिफ्लेक्सेस का गेम है तो उसके लिए एक सेंसिटिव पीरियड है, एक क्रिटिकल पीरियड है कि जब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स विकसित हो रहे हैं, तब आप बच्चे को उस माहौल में डाल दो कि वो खेलने जाने लगे, ताकि उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर बन जाए। जिन्होंने स्पोर्ट्स खेला होता है बचपन में और जिन्होंने नहीं खेला होता है, उसमें क्लियर अंतर आपको एडोलेसेंस अडल्टहुड सब जगह दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड की विंडो जा चुकी, टाटा बाय बाय फिनिश। बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे, जो वो नेचुरली उस टाइम पे अच्छे से विकसित हो सकता था स्पोर्ट्स में व्यक्ति, अगर नहीं बचपन में मिला होगा मौका, तो उतना अच्छा डेवलपमेंट उस क्षेत्र में शायद ना हो पाए, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि जितना कम एफर्ट में आप इस टाइम पीरियड में सीख सकते थे, उतना कम एफर्ट में फिर आप नहीं सीखेंगे। आप लैंग्वेज सीख तो जाएंगे, बट थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। अगर एक 5 साल के बच्चे को अमेरिका ले गए आप, और एक आप खुद हैं 35 साल के, आपसे जल्दी सीख लेगा बच्चा अंग्रेजी वहां की या जो भी भाषा होगी। क्यों? क्योंकि उसका रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा है उस टाइम पे। वो क्रिटिकल पीरियड है जब भाषा बहुत तेजी से सीख लेगा वो, या शारीरिक रूप से इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि जल्दी स्विमिंग सीख लेगा। या ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो ये नहीं है कि बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है सारी 12 से 6 में या 6 से 12 साल में सिखा दो। जो कंपैरेटिवली जब वो उसकी लीगल एज है उस समय पे अगर आप सिखाओगे, बजाय कि 50 साल तक ड्राइव ही नहीं किया, तो वो कंपैरेटिवली जल्दी सीख लेगा। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये क्रिटिकल पीरियड है, एक टाइम फ्रेम है जहां पे एक इंडिविजुअल एक एम्पलीफाइड सेंसिटिविटी अपने अंदर रखता है, यानी एक परिवर्धित संवेदनशीलता है कि उस समय वो सेंसिटिव है। अगर जितना आपने रिसेप्टिव ज्यादा है, सीखने की क्षमता ज्यादा है उस समय। जैसे भाषा विकास के लिए 2 से 6 वर्ष हम कहते हैं कि सबसे तेजी से बच्चा भाषा विकास इस उम्र में होता है। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो इसलिए स्पोर्ट्स वगैरह में समय डालने का बेस्ट टाइम है वो 2 से 6 वर्ष या 6 से 12 वर्ष, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई। तो ये एफिशिएंट मैनर में सीख जाएगा किसी स्किल को यदि सही समय पे आप सिखा दें। तो क्रिटिकल पीरियड यानी ये एक सेंसिटिव पीरियड है जहां रिसेप्टिविटी या रिसीव करने की क्षमता, किसी स्किल को सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ये क्रिटिकल पीरियड बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, जीन पियाजे परसीव्स डैश टू बी डैश एंड लेव वाइगोस्की बिलीव्स डैश टू बी डैश। अब फिट करके देख लो, आ जाएगा समझ। जीन पियाजे परसीव्स व्हाट? प्राइवेट स्पीच। जीन पियाजे प्राइवेट स्पीच की बात क्यों करेंगे भाई? उनका क्या लेना देना है? उन्हें क्या मतलब है? उन्हें क्या मतलब है प्राइवेट स्पीच से? बताओ। वो मीम है ना, देखो एक बार। तो प्राइवेट स्पीच, अगेन जीन पियाजे का क्या लेना देना भाई प्राइवेट स्पीच से? बताइए राहुल, क्या लेना देना? निजी वाक
कोई लेना देना नहीं जीन पियाजे का प्राइवेट स्पीच के बारे में, क्यों बात करेंगे भाई वो है। जीन पियाजे परसीव्स ईगोसेंट्रिक स्पीच टू बी अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी व्हाइल लेव वाइगोत्स्की बिलीव्स प्राइवेट स्पीच इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। अच्छी लग रही है बात सुनने में। कितने लोग दे रहे हैं थर्ड जवाब? 72% लोग, बहुत बढ़िया। ईगोसेंट्रिक स्पीच को जीन पियाजे क्या देखते हैं? सेल्फ रेगुलेशन के रूप में देखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के रूप में लैंग्वेज को टूल के रूप में वाइगोत्स्की देखते हैं, ना कि पियाजे। पहली बात तो ये, तो थर्ड ऑप्शन ही यहां सेट बैठता है और कोई ऑप्शन सेट नहीं बैठता कि जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक, यानी बच्चा जो खुद से बोल बोल के बात करता है 3 से 6 वर्ष में, या जीन पियाजे की स्टेज कहें तो 2 से 6 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो कह रहे हैं कॉग्निटिवली मेच्योर नहीं है अभी, तो इसलिए बोल बोल के बातें कर रहा है। वहीं वाइगोत्स्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है अपने प्राइवेट स्पेस में बोल बोल के, और वो खुद को गाइड कर रहा है कि ये वाला खिलौना नहीं, इसमें ये वाला कलर लगेगा, अरे बुद्धू ये क्या कर दिया। आप जैसे पेपर देते हुए भी खुद से बातें करते हैं ना, इसका मतलब आप गाइड कर रहे हैं खुद को, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, अपने थॉट्स को दिशा दे रहे हैं। ये बात वाइगोत्स्की कह रहे हैं क्योंकि वो भाषा को एक टूल मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। लेकिन पियाजे के 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज नहीं है टूल। उन्होंने वो ईगोसेंट्रिक को एक तरह से वही मान रहे हैं कि आपका ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है, कोई दिशा नहीं दे रहे हो आप ये करके। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। यानी देखिए 3 प्रकार की ओरिएंटेशन है, ये हम मैराथन्स पे अगर आप पुरानी देखेंगे, बैच में है तो आगे जाके पढ़ेंगे ही, ठीक। मास्टरी ओरिएंटेशन, पहले आप जवाब दे लीजिए फिर मैं बताऊंगी। भूख लगी है बहुत तेज, आज हमने डिनर में डोसा बनवाया है और मुझे खुशबू आ रही है, या मैं इमेजिन कर रही हूँ, हो सकता है, यहाँ तो खुशबू नहीं आनी चाहिए इस रूम में। चलिए फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया यार, आप लोग इतनी रात को एंथुजियास्टिक हैं सीखने को लेके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मैं सुबह 8 बजे आज उठ गई थी, 5 घंटे सो के, और 12 बजे से तो हम बाहर ही हैं, और अभी ऑलमोस्ट कितने 11 बजे हैं, तो 11 घंटे हो गए हैं। लेकिन आप लोगों की एनर्जी देख के मजा आता है। देखिएगा आप समझते हैं कहानी क्या है। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश एंड फेलियर टू डैश। कितने लोग हैं जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं? 71% लोग। चलिए समझते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स यानी जिन लर्नर्स का, वो रणछोड़ दास छाछड़ याद कीजिए आप, 3 इडियट्स वाले, है ना, फुंगसुक वांगड़ू। तो अगर हम बात करें रेंचो की, अगर हम बात करें तो वो क्या है? इसका उदाहरण है मास्टरी ओरिएंटेशन का, कि डिग्री मिल रही है नहीं मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीखने में मजा आ रहा है, मास्टरी हासिल करनी है। तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस को किस पे फोकस करेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे एबिलिटी, यानी क्षमता एंड एफर्ट। एंड फेलियर को किस पे कहेंगे? इनसफिशिएंट एफर्ट। भाई ठीक से प्रयास नहीं किया तो इसलिए अनसक्सेसफुल हो गए, और ठीक से प्रयास किया, एफर्ट मारा, सही प्रयास किया तो मिल गई नौकरी, हो गया पेपर क्लियर। सही प्रयास, भाई वो एक लाइन है ना कि असफलता ये बताती है कि आपका सफलता का प्रयास ठीक से नहीं हुआ, कहीं तो एफर्ट में कमी रह गई, स्ट्रेटजी में कमी रह गई, अप्रोच में कमी रह गई। अगर आप फेल हो रहे हैं बार बार, सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। वो वाली गड़बड़ नहीं कि शनिदेव की कृपा हो गई होगी, या फिर कोई झाड़ फूंक करा दो, है ना, दिमाग ठीक से काम नहीं करा होगा तो ये हो गया होगा, डेस्टिनी ही है, किस्मत में जो होता है वही मिलता है। ये सब बातों को अगर आप देखेंगे तो फिर आप मास्टरी ओरिएंटेशन पे जाएंगे ही नहीं, है ना। फिर तो आप इसी जाल में फंसे रह जाएंगे कि पेपर तो उन्हीं का क्लियर होता है जिनका जुगाड़ होता है। अगर ये सब अप्रोच अगर आप रखेंगे तो ये निश्चित है कि वैसे एफर्ट करके होता नहीं होता, बट ऐसे तो नहीं होने वाला, ये सोच के, इस एटीट्यूड से। तो एटीट्यूड लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू, जिनका फोकस मास्टरी पे है वो एबिलिटी एंड एफर्ट पे फोकस करेंगे कि मैं अपना बेस्ट दूं, बाकी देखा जाएगा। और फेलियर को किस पे एट्रीब्यूट करेंगे? इनसफिशिएंट एफर्ट पे, कि यार ठीक से प्रयास नहीं किया था। एबिलिटी एंड गुड लक, ये फालतू बातें हैं। एबिलिटी एंड एफर्ट, बैड लक, इस पे ध्यान नहीं देंगे मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। ये कोई और ओरिएंटेड देंगे, फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देंगे कि फर्स्ट आना था, हमने तो झाड़ फूक भी कराई थी फिर भी नहीं आ पाए, है ना। एबिलिटी एंड गुड लक, तो यहां पे